Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 10th of August 2022, Wednesday. Motivation of the day is courage is resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट गिव्स ONDC इट्स फर्स्ट बिग टेक पुश। So, Microsoft has become the first big global technological companies to join this ONDC. What is ONDC? Open Network for Digital Commerce. तो जो एक इंडियन गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसको नाम दिया गया है ONDC, दैट इज़ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो माइक्रोसॉफ्ट पहली ऐसी ग्लोबल बड़ी या हम बोल सकते हैं बिग ग्लोबल टेक कंपनी है जिसने ONDC प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया। तो इस न्यूज़ को समझने से पहले सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट ONDC। तो अगर बहुत शॉर्ट स्पैन में हम डिस्कस करें तो ONDC इज़ फ्रीली एक्सेसिबल गवर्नमेंट बैक प्लेटफॉर्म। And what is the purpose of this particular open network or open platform? To democratize the e-commerce. Democratize the e-commerce means जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं जो ऑनलाइन अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व इनटू डेवलपिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो उनके लिए बेसिकली ये ONDC प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, जिससे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, या हम बात करें अमेज़ॉन, इनकी वजह से जो छोटे छोटे स्मॉल वेंडर्स को इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी सेल इम्पैक्ट हो रही है, उनका बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, वो डिसएडवांटेज पोजीशन में है, तो उनको एक नेटवर्क प्रोवाइड किया जाए एट अ चीपेस्ट कॉस्ट कि वो भी अपनी सर्विसेज, अपने गुड्स ऑनलाइन प्रोवाइड कर सके विद अ लेसर कॉस्ट। और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ONDC इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इट इज़ जस्ट मूविंग फ्रॉम प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल, जैसे कि अभी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं वो वेंडर्स को, छोटे छोटे वेंडर्स को, और वेंडर्स उसमें अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं। बट दिस इज़ अ ओपन नेटवर्क, so moving from platform centric model to a open network for buying and selling of goods and services। कैसे काम करेगा ये ONDC प्लेटफॉर्म? तो बेसिकली ऐसा सोचा गया है कि जो बायर हैं, जो पार्टिसिपेटिंग बायर्स हैं, अगर वो किसी एक ई-कॉमर्स साइट पे रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि हम सभी रजिस्टर करते हैं अपने आप को अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, दीज रजिस्टर्ड बायर्स मे परचेज गुड फ्रॉम अ सेलर ऑन एन अदर पार्टिसिपेटिंग ई-कॉमर्स साइट जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट। इट मीन्स बायर्स एंड सेलर्स इस ओपन नेटवर्क में रजिस्टर करके किसी भी प्लेटफॉर्म से बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन। अभी क्या है, अभी जो बायर्स और सेलर्स हैं दे हैव टू बी ऑन द सेम ऐप फॉर द ट्रांजेक्शन। इट मीन्स अगर हम मेरा रजिस्ट्रेशन अमेज़ॉन पे है, आई एम सर्चिंग एनीथिंग ऑन अमेज़ॉन, तो मैं केवल अमेज़ॉन पर ही जो रजिस्टर्ड सेलर हैं केवल उनका ही मैं प्रोडक्ट देख सकती हूँ या खरीद सकती हूँ। अगर फ्लिपकार्ट पे है तो मुझे फ्लिपकार्ट पे दूसरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बट अंडर दिस ओपन नेटवर्क इनिशिएटिव अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे बायर रजिस्टर्ड है तो वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी बाइंग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बायर नीड्स टू गो टू अमेज़ॉन टू बाई अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ सेलर ऑफ अमेज़ॉन एंड ही और शी कैन ऑल्सो गो टू द फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और एनी अदर सच प्लेटफॉर्म थ्रू दिस ONDC। So this initiative will offer a network, open network to enable local digital commerce store all across the industries to be discovered, engaged by any network enabled application on a single platform। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या रिटेल सेक्टर पर भी होगा, इट कैन बी to any digital commerce domain including wholesale, mobility, food delivery, logistics, travel, urban services, repair, maintenance services, personal care services, tourism related services। ये सारी सर्विसेज, सारे गुड्स जो हैं वो इसको ONDC प्लेटफॉर्म पे लाने का गवर्नमेंट का प्लान है एज ऑफ नाउ। इनिशियल लेवल पे गवर्नमेंट ने 6 कंपनीज़ को इन्वॉल्व करके पायलट टेस्टिंग करी थी कुछ सिटीज़ में, और
और उसकी सक्सेस के बाद अब बहुत सारी अदर कंपनीज़ भी ONDC प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रही हैं। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस पर्टिकुलर नेटवर्क को ज्वाइन किया और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट की जो ज्वाइनिंग है ONDC को एक टेक्निकल पुश देगी, जिससे कि इस प्लेटफॉर्म की ONDC की जो एक्सेप्टेंस है, जो अफोर्डेबिलिटी है, डिफ्यूजन जो है वो सोसाइटी में, मार्केट में इंक्रीज हो। तो बेसिकली गवर्नमेंट होप्स टू रिप्लिकेट द UPI मॉडल सक्सेस। जैसे कि गवर्नमेंट ने UPI डिजिटल पेमेंट्स के लिए एक UPI अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, उसी तरह गवर्नमेंट इस बार ONDC या ई-कॉमर्स के लिए प्लेटफॉर्म सेंट्रिक अप्रोच से मूव करके नेटवर्क सेंट्रिक या ओपन नेटवर्क मॉडल पे मूव ऑन करना चाह रही है, जिससे कि जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी जो विदेशी कंपनीज हैं, बोल सकते हैं फॉरेन कंपनीज हैं, उनका जो डोमिनेंस है इंडियन मार्केट में उसको रिड्यूस किया जा सके। सो दिस इज़ अ मॉडल दैट हैज़ बीन प्रपोज्ड इन ONDC, ओपन नेटवर्क, ओपन APIs, open execution. So in ONDC network centric models, buyers and sellers can transact no matter what platform applications they are using. It is just a open network. जैसे कि नाम से पता चल रहा है open network, anyone can participate into this network. अभी के लिए क्या है, प्लेटफॉर्म सेंट्रिक। अगर अमेजोन पे है कंज्यूमर एक एप्लीकेशन पर है तो प्रोवाइडर भी सेम एप्लीकेशन पर होना चाहिए, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो मिंत्रा हो, चाहे वो शीन हो। और यही प्लेटफॉर्म जो है माइक्रोसॉफ्ट ने ज्वाइन किया। सो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी फर्म इंटेंडेड टू इंट्रोड्यूस सोशल ई-कॉमर्स वाई इट्स एप्लीकेशन इन द इंडियन मार्केट लेटर दिस ईयर। तो पहली जो फेज़ की टेस्टिंग थी, पायलट टेस्टिंग थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट फेज़ की पायलट टेस्टिंग होगी। तो और फिलहाल के लिए जो प्रोग्राम है, जो प्लानिंग है गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग आगे आने वाले 15 दिनों में जो बैंगलोर में इस ONDC का जो ओपनिंग है वो एक्सपेक्ट करी जा सकती है। और इसी दूसरे पायलट टेस्टिंग के फेज़ में और सिटीज़ में भी ONDC को रोल आउट किया जाएगा। हालांकि अभी के अकॉर्डिंग ONDC पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नंबर्स के मर्चेंट आ चुके हैं जो कि डिफरेंट सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 15 अगस्त में भी इसमें एक बिग अनाउंसमेंट हो सकता है। और अब चूँकि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया, एंड एज़ पर द माइक्रोसॉफ्ट स्टेटमेंट, माइक्रोसॉफ्ट इंडियन मार्केट के लिए एक शॉपिंग एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है जो ONDC के थ्रू इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। एंड बेसिकली सोशल ई-कॉमर्स में माइक्रोसॉफ्ट पार्टिसिपेट करने जा रहा है। सो ओवरऑल ओपन नेटवर्क को डिस्कवर करेंगे जस्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट प्राइसिंग अमंग द रिटेलर्स एज वेल एज द सेलर्स। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है, सीइंग द पोटेंशियल, अगर हम इंडिया में ई-कॉमर्स की पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल को देखें तो सभी एक्सपर्ट्स, बहुत सारी एजेंसीज़ का भी यही कहना है कि इंडिया में आगे आने वाले टाइम में ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में ह्यूज पोटेंशियल है। और उस पोटेंशियल को देखते हुए ONDC जैसा इनिशिएटिव जो है दैट कुड बी प्रूव्ड एज अ गेम चेंजर जस्ट लाइक UPI। और इस केस में दोनों ही बायर्स भी और सेलर्स भी ONDC में विन विन प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, विन विन सिचुएशन में रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये जो ONDC दिस इज़ ओनली फॉर सेलर्स, इट विल हेल्प द बायर्स टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म, फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स फॉर बाइंग और अवेलिंग द सर्विसेज और गुड्स। हालांकि अभी इसे फॉर्मल अनाउंसमेंट हुआ है, जब प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज स्टिल नॉट डन, तो माइक्रोसॉफ्ट आगे आने वाले टाइम में जो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन है उसको स्टार्ट करेगा। सो दिस इज द एक्सपेंडिंग नेटवर्क ऑफ ONDC। 9 प्लेटफॉर्म हैज़ ऑलरेडी बीन ऑन बोर्ड विद ONDC. 17 platforms is in advanced stage of integration. Approximately 157 crore has been raised from 17 banks and financial institutions so far for this ONDC. क्या टारगेट है इस इनिशिएटिव का? पहला टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 7.5 ट्रिलियन का एनुअल ग्रॉस मर्केंटाइज वैल्यू यानी GMV के डिजिटल ट्रांजैक्शन करने हैं आगे आने वाले 5 सालों में। इट मीन्स 7.5 ट्रिलियन की वैल्यू का प्रोडक्ट सोल्ड करना है। अभी 4.5 ट्रिलियन का डिजिटल कॉमर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री हो रहा है। और अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन रिटेलर्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड करने हैं गवर्नमेंट को। तो ये गवर्नमेंट का टारगेट है। अभी के लिए 15
के रिटेलर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हो चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 250 मिलियन ई कॉमर्स यूजर्स ओवर अबव मेंशन पीरियड फ्रॉम 19 मिलियन नाउ। तो 2 मिलियन के रिटेलर्स ऑन बोर्ड करने हैं, 250 मिलियंस ई कॉमर्स कस्टमर ऑन बोर्ड करने हैं, 7.5 ट्रिलियन का वर्थ का मर्केंटाइज वैल्यू सेल करना है आगे आने वाले 5 सालों में थ्रू दिस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो एक एम्बिशियस टारगेट है गवर्नमेंट का ONDC को लेकर के। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। सेंटर आस्क IBA टू रेडी ईस्ट लाइक प्लान फॉर RRBs को लेकर के हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI बहुत सारे नॉर्म्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि रीसेंट टाइम में जिस तरह से RRBs क्लोज हो रहे हैं, शट डाउन हो रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट का पर्पस था RRBs को ओपन करने का, क्या पर्पस था? फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो कहीं ना कहीं हॉल्ट हो रहा है। तो RRBs की फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सेंटर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही मिशन मोड पे हैं। और हमने कई सारी न्यूज़ पिछले कुछ न्यूज़ एनालिसिस में कवर भी करी थी, जहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि सेंटर ने क्या डिसीजन लिए, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, उनको डिस्कस किया था, उनके क्या इम्पैक्ट होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से RRBs की फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। उसी कंटेक्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA से बोला है कि रीजनल रूरल बैंक्स जो RRBs हैं उनके लिए वायबिलिटी प्लान तैयार किया जाए, सिमिलर टू इन्हांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस ईज फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। उसी पैटर्न में RRBs के लिए भी एक वायबिलिटी प्लान्स इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA प्रिपेयर करे। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने IBA को बोला है कि वो डिफरेंट लेवल पे वर्कशॉप कराए जस्ट फॉर डिस्कसिंग द इश्यूज रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ वायबिलिटी प्लान फॉर दीज RRBs, क्योंकि RRBs की इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल ई-कॉमर्स को प्रमोट कर रही है, उसके सक्सेस के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। तो इस लेवल पे, इस फ्रंट पे भी काम करना गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है। और पिछले कई मंथ से, कपल ऑफ मंथ से अगर आप देख रहे हैं, न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट और RBI दोनों ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी डिसीजंस ले रही है इन ऑर्डर टू रिवाइव दीज रीजनल बैंक्स। अभी एक रिसेंटली रिव्यू मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर और RRBs के चीफ्स के बीच में लास्ट मंथ, जहाँ पर यह डिस्कस किया गया था कि जो RRBs हैं उनके ऑपरेशंस को स्केल अप करने के लिए, उनके पेनिट्रेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए एक प्रॉपर रोड मैप, एक प्रॉपर प्लान तैयार किया जाए विद टाइमलाइन, कि कितने टाइमलाइन तक ये RRBs और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं इनकी ऑपरेशनबिलिटी, इनका पेनिट्रेशन इंडियन जो रूरल इकॉनमी है उसमें और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। तो अभी के लिए जो 43 RRBs हैं उनके लिए वायबिलिटी प्लान, नाम से ही पता चल रहा है कितने वायबल हैं, कितनों को मर्ज करना है, कितनों को कंटिन्यू करना चाहिए, कितनों को शट डाउन करना चाहिए, और कौन कौन से एरियाज़ हैं जहां पर RRBs ओपन किए जा सकते हैं फॉर बेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इस तरह के पूरा प्लान तैयार करने के लिए IBA को बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जस्ट लाइक ईज रिफॉर्म फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए ईज रिफॉर्म लाया गया था, ईज स्टैंड्स फॉर इन्हांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो जितने भी PSBs थे, स्टेट ओन बैंक्स थे, जिस तरह से उनके लिए ये ईज रिफॉर्म लाया गया था, उसी तरीके से RRBs के लिए भी वायबिलिटी प्लान IBA तैयार करें। और इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड भी बोलते हैं, नाबार्ड, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक है, आपको पता होगा कि हर RRB का एक स्पॉन्सर्ड बैंक होता है, तो जो स्पॉन्सर्ड बैंक्स हैं, RRBs हैं, उनसे प्रॉपर कंसल्टेशन करी जाए। तो आपको पता होगा कि जो ईज रिफॉर्म है ये भी IBA ने ही तैयार किया था PSBs के लिए, तो अब RRBs के लिए भी सेम वायबिलिटी प्लान तैयार करने को गवर्नमेंट ने बोला है IBA को। सो दिस इज़ द रिफॉर्म रोड मैप फॉर RRBs। अभी गवर्नमेंट ने IBA को बोला है कि आप वर्कशॉप्स कराइए, कॉन्फ्रेंस कराइए, प्रिपेयर करिए वायबिलिटी प्लान। इसी के साथ जो रीजनल लेंडर्स हैं उनको भी बोला है कि आप अपने ऑपरेशन को, अपने पेनिट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए रोड मैप बनाइए विद प्रॉपर टाइमलाइन। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी भी सेटअप करी है
या बोले करी थी, जिसने रिकमेंडेशन दी थी कि आरआरबीज़ में गवर्नेंस रिफॉर्म और ऑपरेशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और उसके लिए उसने कई सारे ऑपरेशनल माइलस्टोन भी गवर्नमेंट को बना दिए थे कि पहले इस लेवल पे इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग काम करें। तो कई माइलस्टोन थे, जैसे कि क्रेडिट एक्सपेंशन, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, एनपीए रिडक्शन, कॉस्ट रैशनलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन, इम्प्रूवमेंट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये माइलस्टोन्स हैं और इन्हीं माइलस्टोन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम कर रही है। इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने आरआरबीज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो पहले क्रेडिट एक्सपेंशन इंक्रीज़ करना है, देन बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन। तो एक एक पैरामीटर पे गवर्नमेंट काम कर रही है और इसी के लिए कई सारी कमिटीज़ भी तैयार करी गई हैं, आरआरबी से भी मीटिंग हो रही हैं, जस्ट टू इंश्योर दैट कि जो ये इम्पॉर्टेंट बैंकिंग सेगमेंट है हमारे टोटल बैंकिंग सेक्टर का, आरआरबीज़ इनको स्ट्रेंथन किया जा सके और ये अपना जो बेसिक पर्पस है फाइनेंशियल इंक्लूजन का वो अचीव कर पाएँ। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। FPIs uneasy after 18% GST ऑन रेगुलेटरी सर्विसेज। रिसेंटली सेंटर का एक डिसीजन आया था जहां पर सेबी के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाली सर्विसेज पर अप्रॉक्सीमेटली 18% GST इम्पोज किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। इट मीन्स मार्केट रेगुलेटर जो भी सर्विसेज रेंडर कर रहा है उस पर 18% GST अट्रैक्ट होगा एज पर द रीसेंट सेंटर गवर्नमेंट मूव्स। और सेंटर गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद से इंडिया में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, FPIs हैं, दे आर एक्चुअली नॉट वेरी हैप्पी और they are thinking that this decision could result in GST on export of services which currently zero rated supply. तो जो कस्टोडियन हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के, दे आर कंटिन्यूसली इन टॉक विद सेबी एज वेल एज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर गेटिंग क्लैरिटी ऑन दिस एप्लीकेशन ऑफ लेवी। कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो कि बेसिकली कस्टोडियन हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के, उनका ये कहना है कि अगर GST एज अ डोमेस्टिक टैक्सेशन रिजीम, इंटरनेशनल जो सर्विसेज हैं जैसे सेबी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को जो सर्विसेज ऑफर कर रही है वो इट इज़ नॉन रेजिडेंट सर्विसेज, तो उन पर इस तरह का GST इम्पोज करना सही नहीं है। इट मे इम्पैक्ट द इनफ्लो ऑफ FPIs इन इंडिया एज वेल। इसके अलावा उनके अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं दैट बीइंग अ लोकल टैक्स इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द सर्विसेज ऑफर्ड टू एंटिटीज रेजिडिंग ओवरसीज और दे आर नॉट लाइबल टू पे GST। वो क्योंकि वो आपके कंट्री के कस्टमर नहीं है, दे आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वाई दे विल पे 18% GST ऑन द सर्विसेज दैट दे आर बीइंग provided by SEBI. And as per the GST rule, the export of goods and services will be treated as zero rated supply. तो इस पर किसी भी तरह का अभी फ़िलहाल के लिए टैक्स एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का। सो लेट्स सी क्या डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडियाज़ कोविड फिस्कल स्टिमुलस वॉज रिलेटिवली स्मॉल एक्सपर्ट। तो जब से ये IMF की रिपोर्ट आई है जहाँ पर IMF ने बोला है इंडिया को कि अगर इंडिया चाहता है कि उसका एक्सटर्नल सेक्टर इम्बैलेंसेस जो हैं, जो कैट है और जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं एक्सटर्नल सेक्टर में, अगर वो रिमूव हो, वो धीरे धीरे ईज आउट हो मीडियम टर्म में, तो इंडिया को अपना फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी स्टिमुलस पैकेज जो है वो ग्रेजुअल मैनर में इंक्रीज़ करना पड़ेगा, करना चाहिए, ऐसा IMF की रिपोर्ट में बोला गया। और इसी रिपोर्ट के बाद कई ये आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया है कि वेदर दिस स्टिमुलस पैकेज वॉज स्मॉल और बिग, इसने कैसे इंडियन इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया, कैसे इसने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को इम्पैक्ट किया, कैसे ये एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस कॉज कर रहा है। तो सब अपने एक्सपर्ट अपने अपने ओपिनियन इस इशू पर देने लगे। बट ऑन द फिस्कल फ्रंट अगर बात करिए तो बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो भी मेजर्स अनाउंस किए थे अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज वर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंड लोन गारंटी एंड इंडियाज़ फिस्कल मेजर्स। तो कोई डायरेक्ट मनी सप्लाई गवर्नमेंट ने ऐसा किसी भी स्कीम के तहत नहीं किया था। और जो भी पैकेज था, अगर हम अदर कंट्रीज़ को देखें तो उनके कंपैरिजन में इंडिया का जो पैकेज था वो रिलेटिवली स्मॉल था। और इसके अलावा जो अनाउंसमेंट करी थी गवर्नमेंट ने, उस अनाउंसमेंट में और एक्चुअल आउटले में भी डिफरेंस था। जैसे कि
अगर एस्टिमेट्स को देखा जाए तो फिजिकल आउटले ऑफ 21 ट्रिलियन अंडर आत्मनिर्भर भारत सेट ऑफ इनिशिएटिव अनाउंस्ड इन मार्च एंड मई 2020 2 फेजेस में अनाउंस किया गया था वॉज लेस देन 3 ट्रिलियन। इसी तरीके से of 6.3 trillion relief package announced in June 2021, the fiscal outlay was only 50K करोड़। तो क्रेडिट के फॉर्म में गवर्नमेंट ने, लोन गारंटी के फॉर्म में गवर्नमेंट ने ये स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था, और एक्चुअल जो आउटले है वो जो गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट जो टारगेट थे उससे बहुत कम है। तो अगर हम देखें इंडिया का फिजिकल स्टिमुलस पैकेज तो वो रिलेटिवली कम था इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज। एंड दिस इज द डेटा एक्चुअल budgeted estimates and revised estimate financial year 20, 21, 22 and 23। और हम देख सकते हैं कि 20 यानी प्री पैंडमिक जो फिजिकल डेफिसिट था वो 3.3 और 4.1, एक्चुअल 4.6, और जो बजटेड एस्टिमेट था वो 3.3। फाइनेंशियल ईयर 21 में 3.5 जो था वो बजटेड एस्टिमेट था, गवर्नमेंट ने टारगेट किया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में 33.5 रखा जाएगा। हालांकि पैंडेमिक इसी ड्यूरेशन में ही हुआ था क्योंकि फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट का इंक्रीज होकर के 9.2 तक पहुंच गया था। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 22 में 6.8 का टारगेट रखा गया था। कई सारी वेव्स आई पैंडेमिक की जिसकी वजह से ये 6.9 पर एक्चुअल जो रहा गवर्नमेंट का, हम बोल सकते हैं रिवाइज एस्टिमेट, क्योंकि अभी एक्चुअल डेटा जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ, तो रिवाइज एस्टिमेट्स गवर्नमेंट ने 6.9 किया। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एक्चुअल जो आएगा इस बार फाइनेंशियल ईयर 22 का फिजिकल डेफिसिट वो इन दोनों ही नंबर से ज़्यादा होगा। अगर इस फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो इस बार का टारगेट गवर्नमेंट ने 6.4 रखा है, और इसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे रिवेन्यू जनरेटिंग सोर्स को रिवाइव भी कर रही है। टैक्सेशन को गवर्नमेंट ने कुछ मॉडिफाई किया है, कुछ चेंज किया। हालांकि बहुत सारे फ्रेंच में गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी और कई सारे सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करी हैं। तो एक्सपर्ट इस बार भी कह रहे हैं कि जो ये 6.4 का फिजिकल डेफिसिट का टारगेट फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए रखा गया है दैट विल बी ब्रीच्ड if government wants to revive the economic growth. So let us see कितना एक्चुअल में आता है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आई ऑन चाइना, बाइडेन साइन $280 बिलियन चिप्स एक्ट। सो अपने डोमेस्टिक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडन ने अप्रॉक्सीमेटली $280 बिलियन की डील साइन करी है। किससे साइन करी है? डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ डील, बेसिकली इट इज़ अ बिल। 248 बिलियन का जो बिल है बेसिकली यूएस में चिप मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए जॉय बाइडन ने 280 बिलियन की बाई पार्टिसन बिल जो है वो साइन किया है। क्यों साइन किया है? बेसिकली जो चाइना का और जो अदर कंट्रीज़ का डोमिनेंस है चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, उसको डोमिनेट करने के लिए। तो यूएस की कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए, यूएस में मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने के लिए 280 बिलियन का बिल जो है वो बाई पार्टिसन बिल जो है वो यूएस के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जॉय बाइडन उन्होंने साइन किया है। और इसके तहत बहुत सारी कंपनीज़ को इनवाइट किया जाएगा फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर R&D, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जिससे कि यूएस की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग है इस सेगमेंट में, चिप के सेगमेंट में, वो इम्प्रूव हो सके। क्योंकि रिसेंट टाइम में हम सभी ने देखा कि चिप की शॉर्टेज की वजह से ऑटोमोबाइल से लेकर के मोबाइल डिवाइस तक के बहुत सारे जो सेक्टर्स थे वो इम्पैक्ट हुए थे। और कई सारी कंपनीज़ ने अनाउंसमेंट भी किया है कि वो इस पर्टिकुलर बिल के तहत इन्वेस्टमेंट करेंगी चिप मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के केस में। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एयरलाइंस मस्ट नॉट शेयर इंटरनल पैसेंजर रिकॉर्ड CBIC। सो सेंटर ने एयरलाइंस को मैंडेट कर दिया है कि उसके कस्टमर जो डिफरेंट एयरलाइंस उनके कस्टमर डिपार्टमेंट्स में जो कस्टमर का रिजर्वेशन डेटा है, पैसेंजर्स का जो रिजर्वेशन डेटा है टू एंड फ्रो दोनों का, कि इंडिया से जो बेसिकली इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की यहाँ बात हो रही है कि जो आने जाने वाले जो भी पैसेंजर्स हैं उनका जो डेटा है वो पैसेंजर का जो भी डेटा है दैट शुड बी शेयर विद द कस्टम डिपार्टमेंट मैंडेटरली। तो अगस्त 8 का टाइमलाइन दिया है गवर्नमेंट ने कि अगस्त 8 के बाद से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में जो भी टू एंड फ्रो कस्टमर रिलेटेड डेटा है वो कस्टम डिपार्टमेंट से शेयर किया जाएगा बाय ऑल एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन इंडिया।
And this move, why government has taken this move? Basically, it is aiming at conducting the risk analysis of passenger for improving the surveillance just to ensure the reduction of smuggling. तो स्मगलिंग को रिड्यूस करने के लिए या ट्रैफिकिंग को रिड्यूस करने के लिए ये डेटा शेयरिंग मैंडेटरी कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और इस अनाउंसमेंट के बाद इंडिया ने उन 60 कंट्रीज़ का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। हम बोल सकते हैं कि ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 60 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जो कि कस्टमर का PNR डेटा कलेक्ट करती हैं एयरलाइंस कंपनी से। और इस प्रोसेस को, इस इनिशिएटिव को एफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है अपने सिक्योरिटी ऑडिट्स कर रही है, जैसे कि जो भी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पैसेंजर की, उसका किसी भी तरह का मिसयूज़ ना हो पाए। हालांकि एयरलाइंस जो हैं दे आर नॉट वेरी मच हैप्पी विद दिस डेटा, बट गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो मूव है, ये जो डिसीजन है, दिस विल हेल्प टू ट्रैक द इंस्टांसेस ऑफ स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.